हेलो स्टूडेंट, फटाफट लाइव आ जाए। जितने भी क्लास में एनरोल्ड छात्र हैं वो सभी लोग लाइव हों, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बड़ी ही फैंटास्टिक क्लास होने वाली है। और जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक मॉडल पेपर का, एक मॉडल प्रैक्टिस का, सभी लोग फटाफट लाइव हों। जितने लोग भी आज की क्लास में जुड़ रहे हैं उन सभी छात्रों को इंग्लिश बाई अतुल सर पर स्वागत है। जितने भी बच्चे छात्र जुड़ रहे हैं वो इंग्लिश बाई अतुल सर यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर हमारी क्लासेस, आपके सेशन, आपके कंटेंट सभी ये प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक यही स्नेह और प्यार जो आप लोगों ने हमको दिया है, इससे मैं अभिभूत हूं और आपको कंटिन्यू सेशन मैं देने का प्रयास भी कर रहा हूं। जितने भी छात्र हैं, इंग्लिश बाय अतुल सर नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर सारे लाइव और सारे रिकॉर्डेड सेशन के नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करता हूं, इसलिए सभी लोग सब पहले टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर ले। चलिए फटाफट सभी लोग लाइव, क्योंकि आज की जो सेशन होने वाला है वो बड़ी ही फैंटास्टिक सेशन होने वाली है और सीधे मॉडल पेपर के क्वेश्चन उठाया गया है। अंशिका, निशांत, अजय, हिमांशु, सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग। खुशबू, शाबाश। सिया, विभा, अंजलि और लोग भी फटाफट लाइव हो जाए। आकाश, चलिए अब हम ज्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधे अपने क्लास की ओर चलते हैं, अपने सेशन की ओर चलते हैं। और आपको पहला जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहा है। बड़े ही शांति से आप पूरे तन्मयता के साथ में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही ये आपको सेंटेंस दिया जा रहा है और सेंटेंस के ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं वो क्या है? पहला है कंपैरिजन बिटवीन, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है यू एंड ही, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है देयर वॉज अ, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नो एरर। क्वेश्चन आपका वही है, केवल मैंने क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा चेंज किया है। गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग साक्षी, श्रेया, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और सभी लोग क्वेश्चन को पहले समझ लें, उसके बाद सभी लोग आंसर करेंगे। देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही, ये आपका क्वेश्चन है। इसको मैंने किस पार्ट में एरर है उस पार्ट को मैंने ऑप्शन में कर दिया है, बस आपको उसका प्रारूप चेंज किया है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। कंपैरिजन बिटवीन, इसमें आपको एरर समझ में आ रही है। यू एंड ही, इसमें एरर समझ में आ रही है। देयर वाज अ,
इसमें आपको त्रुटि मिल रही है या नो एरर है, आप फटाफट आंसर करेंगे। डिभा का आंसर आया ए, सी, अंशिका, रिंकू, हिमांशु, साक्षी, श्रेया, खुशबू, खुशी, ध्रुव, अंकित, आकाश, श्रेया शुक्ला, बस सभी लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी यही खुशी है कि जब आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे बड़ा कलेजा तो वही है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। देयर वर होगा। चलिए, क्या होगा क्या नहीं होगा क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला तो चीज ये देयर, देयर हमारा जो होता है वो टेम्परेरी सब्जेक्ट कहा जाता है। टेम्परेरी, ये टेम्परेरी सब्जेक्ट है और टेम्परेरी सब्जेक्ट का मतलब केवल एक ही है कि इसकी अपनी कोई ऑक्सिलरी नहीं होती। इसकी अपनी कोई ऑक्सिलरी नहीं होती है। तो होती किसकी है कि किस नाउन के लिए आ रहा है उसकी। नाउन आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है तो इज या वाज का यूज हो, अर्थात प्रेजेंट में इज आएगा, पास्ट में वाज आएगा। प्लूरल है तो इसके साथ में प्रेजेंट में आर होगा, पास्ट में वर होगा। यहां तक आपको क्लियर होगा। देयर हमारा टेम्परेरी सब्जेक्ट है, इसकी अपनी कोई ऑक्सिलरी नहीं होती है। ये जिस नाउन के लिए आ रहा है उसके लिए आता है, उसके अनुसार ऑक्सिलरी आती है। अब नाउन कितने होते हैं, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में इज आएगा और वाज आएगा। प्रेजेंट है तो इज, पास्ट है तो वाज। प्लूरल अगर नाउन है तो आर, वर, अर्थात प्रेजेंट है तो आर आएगा, पास्ट है तो वर आएगा। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, हमारा अनुमान है। अगर यहां तक क्लियर है तो आप यस लिखकर क्लियर करें हमको। अब यहां पर देयर का तो आपको पूरा फैक्ट मालूम हो गया। अब आएगा वाज पर मामला। तो वाज अ कंपैरिजन है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर के लिए वाज आता है, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। बिटवीन की आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं बिटवीन की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। बिटवीन क्या है? दिग्विजय का उत्तर आ गया, अंशिका का उत्तर आ गया, हिमांशु का उत्तर आ गया, ध्रुव का आ गया, रिंकू, आकाश, खुशबू, शब्बस, खुशी, श्रेया, वरुण, कृष्णा, शब्बस। जितने लोगों ने उत्तर दिया है वो सब यह ध्यान दें कि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, अब उसका उत्तर करेंगे। प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? बिल्कुल काजल, नाउन या प्रोनाउन के लिए। गुड। तो प्रीपोजिशन जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, ये क्लियर है। अब बताओ भैया, प्रीपोजिशन के बाद नाउन का कौन सा केस आता है? शब्बस। अर्थात नाउन और प्रोनाउन जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब आप क्लियर करो, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यू जो होता है उसका सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी आपका यू ही है। लेकिन ये आप बताओ, ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है?
बिल्कुल हिमांशु। सब्जेक्टिव है, क्लियर। तो ही को ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, अब सही हो गया। तो भैया मेरे जितने लोग भी जुड़े थे आज की क्लास में, कितने आपने कॉन्सेप्ट सीखे? पहला कॉन्सेप्ट देयर का, देयर एक टेम्परेरी सब्जेक्ट है, इसकी अपनी कोई ऑक्सिलरी नहीं होती है, ये नाउन के लिए आता है। नाउन भैया सिंगुलर में भी आ सकता है, प्लूरल में भी आ सकता है। अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है तो उसके साथ में इज या वाज आएगा, अर्थात प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज। प्लूरल अगर नाउन आ रहा है तो आर और वर होगा। आर और वर का मतलब, अगर हमारा प्रेजेंट है तो आर, पास्ट है तो वर। यहां देयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रीपोजिशन की पार्ट्स ऑफ स्पीच आज क्लियर हो गई। अब हमारा अनुमान है कि आप नहीं भूलेंगे, प्रीपोजिशन बिटवीन है यहां, और प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, और अगर नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन और प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन ही को ऑब्जेक्ट जो होता है वो हिम होता है। तो यहाँ जो एरर थी वो यू एंड ही में थी, अर्थात यहां होना चाहिए था यू एंड हिम। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर विथ कॉन्सेप्ट। किसी को मन में कोई डाउट हो तुरंत आप क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। 2015 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन है वन वर्ड से। अब वन वर्ड्स तो आपका 10th में भी है, 12th में भी है, और ऊपर के सारे एग्जाम में भी लगे हैं। क्वेश्चन है अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज। बीज का मतलब होता है मधुमक्खी। बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, ऐसा स्थान जो जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। आपका ऑप्शन है AVARY, APARY, थर्ड आपका है केज, फोर्थ आपका है नेस्ट। क्लियर करेंगे। अ प्लेस वेयर एपियरी होगा, अवियरी होगा, केज होगा, नेस्ट होगा, फटाफट आंसर करेंगे। बी, सी, ए बी सी तो क्लियर हो गया, बच्चा डी। शाबाश, डी भी आ गया। कितने सम्मान है आपके अंदर। बिल्कुल कृष्णा, प्रियांशु, विभा, संदीप, शाबाश। आप कितना सम्मान सारे वर्ड्स को देते हैं। ऑप्शन में आपके एक भी छूटने ना पावे। वरुण का ए आया। आइए जानते हैं। देखिए यहां तो आपको 4 ऑप्शन मिला है, और ये आपको ध्यान रखना है कि अब जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उन सारे ऑप्शनल क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा मेथड होता है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन अर्थात वो सारे ऑप्शन को हमको पहले काटना है जो नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट मीन्स क्या होता है आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट का मतलब होता है घोंसला। पहले से, बहुत पहले से यह चीज हम लोगों को मालूम है। केज हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड हो।
तो केज का मतलब पिंजड़ा होता है। नाउन के लिए ध्यान रखेंगे, अगर नाउन के रूप में आएगा केज तो पिंजड़ा, और वर्ब के रूप में पिंजड़े में बंद रखना, पिंजड़े में बंद रखना। अगर वर्ब है तो वर्ब का एक्शन ना अच्छे से क्लियर होता है, तो पिंजड़े में बंद रखना। और ये अगर ये वर्ब नहीं जान रहे थे तो नाउन तो आप 100% जान रहे थे। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, 2 वर्ड्स आपको क्लियर होंगे पहले से ही। आपको बचा है यहां एपियरी होगा कि एवियरी होगा। कितने सिमिलरिटी वाले शब्द हैं, होमोफोन्स में भी आ सकते हैं और आपके वन वर्ड्स में भी आ सकते हैं। तो जिसमें ध्यान रखेंगे वी आई है, इसको तो हम बोलते हैं पक्षीशाला, अर्थात चिड़ियों को रखने का स्थान। एक शब्द अच्छा सा और मिला, और अपियरी का मतलब होता है मधुमक्खीशाला। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये एवियरी का जो है, इसका एक बहुत ही फैंटास्टिक आपका वर्ड है वलेरी, VOLARY। वेलोरी का भी मतलब होता है पक्षीशाला। ये भी आपका बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और एवियरी का ही सिनोनिम्स है वलेरी। तो यहां जो ऑप्शन आपका आएगा कीपिंग बीस, ये आपका होगा एपियरी। और जितने लोगों ने बी किया था, जितने लोगों ने भी अपियरी किया था, वे सभी लोग शानदार उत्तर दिए हैं, सभी लोग फैंटास्टिक उत्तर दिए हैं। तो अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, मधुमक्खियों के रखने के स्थान को हम क्या कहते हैं, अपियरी कहते हैं। अवियरी अपक्षीशाला होता है, अर्थात ऐसा स्थान जहां चिड़ियों को रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का सही हुआ है, बिल्कुल शाबाश। तो चिड़ियों को रखने के स्थान को भी हम अवियरी कहते हैं, मधुमक्खी रखने के स्थान को हम अपियरी कहते हैं। तो जितने लोगों को बी आंसर आया था, सभी फंटास्टिक आंसर दिए हैं। ओके, अब क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब फटाफट बताएं, जिसमें पी आया था वो उसका अर्थ क्या है, टाइप करके बताएं फटाफट। पी आई जिसमें आया था उसका मतलब क्या है, बिल्कुल शाबाश। उसका मतलब पी आई का मतलब यह है, पी से आप पेट याद रखेंगे, पी फॉर पेट, पेट माने पालना, और पालने के अर्थ में आप मधुमक्खी को जोड़िए, मधुमक्खी को पालते हैं। और वी आई मतलब वी, वी से आप बर्ड याद रखेंगे, वी आई उसको आप कोरिलेट इसको से करेंगे बी से। अब बी फॉर बर्ड होता है, बर्ड का मतलब चिड़िया होता है। तो ऐसा स्थान जो चिड़ियों वाला होगा वो अवियरी होगा, और पी पेट पालने वाला। ओके, पी से पेट, पेट का मतलब पालने वाला, अर्थात मधुमक्खी को पाला जाता है। और वी आई उसको कोरिलेट करेंगे बी से, और बी का मतलब होता है बर्ड, बी फॉर बर्ड। और बर्ड को हम से ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा स्थान जहां चिड़िया रहती। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, हिज फेलिंग टू आंसर द क्वेश्चन
made the police suspect him. क्वेश्चन है his failing to answer the question made the police suspect him. पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, नो एरर। उसका प्रश्नों का उत्तर न दे पाना, उसके प्रश्नों का उत्तर न दे पाने में मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम, पुलिस को शक हो गया। नो एरर, फटाफट बताएंगे। इज फेलिंग टू आंसर द क्वेश्चन, पहला पार्ट कह रहा है इज फेलिंग टू, उसका असफल होना। आंसर द क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर देना। मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम, पुलिस को शक होना। नो एरर, डी पार्ट। क्लियर करेंगे। श्रेया, सिया, अजय, ध्रुव, अंशिका, साक्षी, खुशबू, ध्रुव, शबश, रिंकू, प्रियांशु, खुशी, विभा, शबश, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए फटाफट आप लोग जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज ग्रामर भी सीखते हैं। सौरभ पांडे, हिमांशु, ऑफ द क्वेश्चन, चलिए जानते हैं। इस क्वेश्चन में जो एरर है वो पहला पार्ट में है। मैं आंसर आपको क्लियर कर दे रहा हूं, पहले पार्ट में इसका एरर है। आइए हम जानते हैं कि एरर कहां है। चलिए इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए फटाफट। फर्स्ट, हिज की पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबस एडजेक्टिव है। गुड। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? एडजेक्टिव किसके लिए आता है? सबस, नाउन के लिए। तो फेलिंग, ये आपका नाउन होना चाहिए। क्या फेलिंग नाउन है? सबस, नाउन नहीं है, क्योंकि फेल मेन वर्ड इसका है और फेल का मतलब होता है असफल होना, एक वर्ब है। क्लियर? तो इसका हमको नाउन रखना है। फेल का जो नाउन होता है वो होता है फेल्योर। फेल का जो नाउन होता है वो क्या होता है? फेल्योर होता है। तो यहां होगा, फेल्योर होगा। अब आगे चलते हैं। तो यहां उसका आंसर आप जो है इसका पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, आंसर द क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मेड इसका वर्ब है, द पुलिस नाउन है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत में आता है और इसको हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। सस्पेक्ट इसका फिर से एक दूसरा वर्ब, सॉरी वर्ब नहीं, नाउन है, और हिम भी इसका नाउन है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये जो पार्ट है फेलिंग, ये एक वर्ब है और वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं आता, नाउन के लिए आता है। तो फेल का जो नाउन होगा वो फेल्योर होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल जीरंड होता है। जीरंड, फैल का जो जीरंड होता है आप ध्यान रखेंगे, जीरंड का यहां कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जीरंड के साथ में एडजेक्टिव ये नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकते हैं आकाश, एक ऑब्जेक्ट नहीं
आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर? डाउट आप पूछिए दिग्विजय। एक सेंटेंस में कई ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट आप क्लियर तरीके से आप जानते हो, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से तीसरा ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। चौथा ऑब्जेक्ट आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस के रूप में मिल सकता है। ओके ओम, तो यहां पे पहला चीज ये क्लियर कर लीजिए कि यहां आंसर द क्वेश्चन, ये आपका जो पार्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस का एक भाग है। जैसे आप लिखते हो राम प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड। ग्राउंड जो है क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? अगर नाउन है तो ऑब्जेक्ट की तरीके से आएगा, लेकिन ये जो इन द ग्राउंड है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द ग्राउंड राम प्लेज फुटबॉल, जिसको आपको किताब की भाषा में पार्ट ऑफ सेंटेंस और किताब की भाषा में पार्ट ऑफ सेंटेंस और आपकी भाषा में अदर वर्ड, तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है इसका आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद यहां मेड द पुलिस, ये वर्ब हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। और सस्पेक्ट हिम, फिर से आपको क्लियर करना है कि यहां ये नाउन और यह नाउन आपका दोनों है। नाउन का मतलब प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे आया, और ये ऑब्जेक्टिव केस में सब के सब। तो वर्ब के बाद जो भी नाउन आएंगे सब के सब ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे। अब क्लियर हो गया? तो एक सेंटेंस में कई ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। सस्पेक्ट का मतलब शक होता है, शक करना भी होता है और शक भी होता है। ये वर्ब के रूप में भी आता है और नाउन के भी रूप में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, द स्ट्राइक वॉज, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, आफ्टर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता। स्ट्राइक जो आपकी हड़ताल है वो कुछ हो गई आफ्टर नेगोशिएशन, समझौते के बाद। क्या हो गई वो ऑप्शन में आएगा। पहला ऑप्शन है कॉल्ड ऑफ, सेकंड ऑप्शन है कॉल्ड एट, थर्ड ऑप्शन है कॉल अपॉन, और फोर्थ ऑप्शन है कॉल्ड फॉर। कितने सिमिलर आपके ऑप्शन आ गए। द स्ट्राइक वाज, हड़ताल कुछ हो गई, क्या हो गई आफ्टर नेगोशिएशन, समझौते के बाद। कॉल्ड ऑफ हो गई कि कॉल्ड एट हो गई, कॉल्ड अपॉन हो गई या कॉल्ड फॉर हो गई। वरुण का डी आया, अंकित, रिकू, निशांत, दिग्विजय, विभा, खुशबू, अंशिका, हिमांशु, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। काजल का आंसर है बी। चलिए,
एक एक चीज ध्यान रखेंगे। पहला तो ये क्वेश्चन कैसे बना है वो उसका बेस आप समझ लीजिए। जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, किसी भी वर्ब में प्रीपोजिशन मिलकर कोई दूसरा अर्थ स्पष्ट कर दे, इसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। मतलब एक फ्रेज की तरीके से वर्ब का कार्य करना। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। बहुत ही टॉप क्लास के आजकल क्वेश्चन इसके बनते हैं, एग्जाम में आपके भी बने हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल्ड एट का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अपॉन का मतलब क्या होता है, कॉल्ड फॉर का। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, इसी तरह से आपके मस्तिष्क के मेंटल एप्टीट्यूड के अब क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कार्ड तो क्लियर हो गया। अब ऑफ आएगा, एट आएगा, अपॉन आएगा, फॉर आएगा, एक एक करके। जैसे अभी अपियरी और अवियरी का था, एकदम सिमिलर चीज होती है, बस आपके एक सेकंड, चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में समय नहीं होता है, एक सेकंड आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप भी समझ रहे हैं। तो कॉर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? निरस्त होना। निरस्त होना जिसको हम बोलते हैं कैंसल। सेकंड, कॉल्ड एट। तो कॉल्ड एट का मतलब होता है टू अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। और दूसरा अर्थ होता है कॉल एट का मतलब किसी स्थान पर, किसी स्थान पर किसी से मिलना। कॉल अपॉन, तो कॉल अपॉन का मतलब होता है टू इनवाइट। जैसे अभी वो खिचड़ी आने वाली है, आप सभी लोग हमें इनवाइट करेंगे। उसके बाद कॉल्ड फॉर, तो कॉल्ड फॉर का मतलब होता है नीड, और नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। सभी के अर्थ अब क्लियर हो गए। निमंत्रित करना। अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। द स्ट्राइक वाज, हड़ताल क्या हो गई? आफ्टर निगोशिएशन, समझौते के बाद। समझौते के बाद ध्यान आकर्षित किया। हड़ताल ने समझौते के बाद ध्यान आकर्षित किया क्या? नहीं किया। तो ये कार्ड एट नहीं होगा। कार्ड अपॉन स्ट्राइक, निमंत्रित तो करेगी नहीं, किसी को निमंत्रण तो देगी नहीं स्ट्राइक। और हड़ताल को आवश्यकता भी किसी बात की नहीं है। तो यहां पे हड़ताल क्या हो गई? समझौते के बाद निरस्त हो गई, तो कार्ड ऑफ होगा। क्लियर? ओके। मैं आपका छोटा सा एक टेस्ट ले लूं क्या? आर यू रेडी? संजीता जी, खुशी, यश, ओम, वरुण। चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। राम डज नॉट प्ले। अगला, ही इज नॉट रीडिंग। थर्ड है, दे हैव रिटन अ लेटर। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। पहला है
इंडेफिनिट का, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस का, तीसरा है परफेक्ट का। इसमें पहले में मेन वर्ब क्या है? पहले में मेन वर्ब क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में राम डज नॉट प्ले में मेन वर्ब क्या है? कि सब बस। पहला सेंटेंस में मेन वर्ब आपका प्ले है। गुड। दूसरे सेंटेंस में मेन वर्ब बताएं। सब बस रीडिंग। थर्ड में बताएं अब। सब बस रिटेन। तीनों सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग हुआ, सब्जेक्ट की चेंजिंग हुई, लेकिन एक कंडीशन नहीं बदली, नॉट की प्लेस वैल्यू। यहां भी नॉट लिख देते हैं, एक सेकेंड। यहां भी मेन वर्ब के पहले, यहां भी मेन वर्ब के पहले, यहां भी मेन वर्ब के पहले। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। अगला सेंटेंस है आई एम नॉट योर टीचर। इस सेंटेंस में आपका वर्ब कहां है? इस सेंटेंस में आपका वर्ब कहां है? सब बस एम है। इन तीन सेंटेंस में जो नॉट की प्लेस वैल्यू थी वो था मेन वर्ब के पहले, और इस सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद। ऐसा क्यों? जो लड़का ये सेंटेंस का आंसर करेगा जेन्युइन तरीके से, कॉन्सेप्ट के साथ में, चॉकलेट मेरी तरफ से। कितना इजी सेंटेंस कितना टफ बन जाता है यदि उसको ठीक ढंग से डिफाइन किया जाए। तीन सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले नॉट था, चौथे सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद नॉट है। जेन्युइन आंसर। जब आप किसी भी चीज को फैक्ट से अच्छे से पढ़ते हैं ना तो अच्छे अच्छे का सर चकराता है। हाँ, एम के बाद तो है, एम यहां मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद नॉट आया है, जबकि सब जगह मेन वर्ब के पहले नॉट आता। कोई भी सेंटेंस लिखेंगे हम, आप फ्यूचर में लिख देंगे दे विल हैव नॉट कंप्लीटेड, मेन वर्ब के पहले आया। लेकिन यह ऐसा कैसा सेंटेंस है कि मेन वर्ब के बाद नॉट आया? यही तो क्वेश्चन है। आकाश, इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन लिया आपकी वजह से। क्वेश्चन उसी समय मुझे स्ट्राइक किया था कि आज इसको डिफाइन करेंगे। बिल्कुल सत्यम, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं है ये। ओके, थैंक यू। ओके प्रिंस। मतलब चॉकलेट कोई नहीं खाएगा, आधे चॉकलेट वाले सब रह गए, पूरे चॉकलेट में कोई नहीं गया। एम मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है बेटा, एम जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है। बी हैव डू, बी हैव डू जो होता है, बी के 5 रूप होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत में है। फ्री की चॉकलेट सभी चाहते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान रखेंगे, पहला ये जो
आपका सेंटेंस है प्ले का, दूसरा रीडिंग का, तीसरा जो लेटर का, इसमें सब में मेन वर्ब के पहले आया है, मेन वर्ब के पहले। और जो ये सिंपल प्रेजेंट है यहां मेन वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद, वर्ब के पहले, ये आपके क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना होगा। क्या मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? ओके ओके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जब आपके सेंटेंस में कोई सेंटेंस हो और सेंटेंस में आपके दो वर्ब हो, कितने वर्ब? दो वर्ब, अर्थात एक आपका ऑक्सिलरी हो और एक आपका मेन हो। जब सेंटेंस में दो वर्ब होंगे तो ध्यान रखेंगे ऐसी कंडीशन में मेन वर्ब के पहले नॉट आएगा। जब दो वर्ब होंगे सेंटेंस में तो मेन वर्ब के पहले नॉट आएगा। और सेंटेंस में यदि सिंगल वर्ब है, केवल और केवल एक ही वर्ब है, और जब एक वर्ब होता है तो वही मेन वर्ब का कार्य करना शुरू कर देता है ऑक्सिलरी के बिना। तो ध्यान रखेंगे जब सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होगा इसकी तरह, तो यही हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब सेंटेंस में एक मेन वर्ब होगा तो हमेशा नॉट का पोजीशन वर्ब के बाद होगा। अब आपको क्लियर हुआ? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। टेस्ट में आप फेल हो चुके हैं सभी लोग, कितने इजी इजी क्वेश्चन में। सेंटेंस में यदि दो वर्ब है तो दो वर्ब का मतलब एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। जब दो वर्ब होगा तो नॉट की पोजीशन मेन वर्ब के पहले होगी। और जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो एक वर्ब हमेशा मेन वर्ब ही का ही कार्य करता है। ऐसी कंडीशन में जो नॉट की प्लेस वैल्यू होगी वो हमेशा वर्ब के बाद होगी। क्लियर? ओके। तो क्लास आपको कैसी लगी आज की, ये आप जरूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे बहुत वैल्यू करता है और मुझे एक डेडिकेशन देता है। सब शानदार रहा आप लोगों के साथ का आज। जितने लोग भी हमारे साथ में या समय दिए उन सभी लोगों को इंग्लिश बाय अतुल सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब आप सोएं तो यह निश्चित तौर पे दिमाग में लेकर सोए कि आज हमने कुछ नई चीज सीखा। चॉकलेट तो आप लोग लेने से रह गए, नेक्स्ट चांस फिर से आप इंतजार करें कुछ दिन के लिए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपको याद दिलाना है, इंग्लिश बाय अतुल सर, यह जो चैनल है ये हमारा एक मिशन है कि हम इसको आप लोगों के साथ में रख के इसको नंबर 1 बनाना है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, रोज लाइव क्लास में नए बच्चों को जोड़े। ओके, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, गुड नाइट।